कैसे शुरुआत कर दी आपने जेवलिन? सबसे पहले जेवलिन का कंपटीशन चल रहा था उस टाइम पे, तो मेरे को जेवलिन देखने को मिला। तो सबसे पहले मैंने जेवलिन को उठाया और थ्रो किया। पहले जब आप फेंक रहे थ्रो कर रहे हैं, प्रॉपर जा रहे थे या नहीं जा रहे थे? मुझे नहीं पता क्या टेक्निक है, मुझे नहीं पता क्या करना है, बस पावर लगानी और सबसे दूर फेंकना है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं और चिट चैट विद स्टार्स का एक और एपिसोड लेकर हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच। और आज मेरे हाथ में जेवलिन है, भाला है, जिसको आप लोग इस समय काफ़ी देख रहे होंगे। ओलंपिक्स अभी ख़त्म हुए हैं और ओलंपिक्स में हमारे पास गोल्ड आया है, वो जेवलिन में ही आया है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड दिलाया है हमें। और अब शुरू होने वाले हैं पैरा ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स में भी हमारी टीम्स जा रही हैं, तमाम खिलाड़ी जा रहे हैं और उन्हीं में से एक खिलाड़ी आज हमारे साथ हैं पैरा ओलंपिक्स में जो जा रहे हैं। जेवलिन थ्रोअर हैं, भाला फेंक में शानदार प्रदर्शन किया है इन्होंने, अलग अलग जगहों पर खेला है और 2019 में मोरक्को गए थे, वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन करा, 4th पोजीशन हासिल की और उसके बाद अब पैरा ओलंपिक्स अपना खेलने जा रहे हैं। मैं जिक्र कर रहा हूं पैरा ओलंपियन कह सकते हैं इनको, और जेवलिन थ्रोअर रंजीत भाटी का। बहुत बहुत स्वागत है रंजीत भाई आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ हैं। और ये हैं दरअसल रंजीत भाटी और जेवलिन थ्रोअर हैं, जैसा कि मैंने बोला है, और ये आज हमारे बीच हैं चिट चैट विद स्टार में। इनसे बातचीत करेंगे। ओलंपिक्स में जा रहे हैं, पैरा ओलंपिक्स में जा रहे हैं, टोक्यो जा रहे हैं और टोक्यो जाने से पहले एक्सक्लूसिव ये इंटरव्यू इन्होंने हमें दिया है और इससे देखेंगे कैसी तैयारी चल रही है। इनके कोच से भी मिलवाऊंगा। भाई कैसे शुरुआत कर दी आपने जेवलिन की? जेवलिन की सर शुरुआत ऐसे की थी कि जिस टाइम पे मैं नॉर्मल लाइफ से एक डिसेबिलिटी लाइफ में आया था, तो मेरे एक दोस्त ने दिल्ली में एक एनजीओ में स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा था, तो वहाँ पे मेरे दोस्त ने बताया कि एक डिसेबिलिटी में गेम होते हैं। अच्छा। क्योंकि उन्होंने मेरी फिजिक्स को देखा, मेरी फिटनेस को देखा, मेरे दोस्त ने, उन्होंने बताया कि जो डिसेबिलिटी होती है उसमें कुछ गेम्स होते हैं, तो आप क्यों नहीं गेम खेलना स्टार्ट करो। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि हैंडीकैप लोगों के, पैरा लोगों के कुछ गेम्स भी होते हैं। अच्छा। तो जैसे ही उन्होंने बोला, मैंने कहा ठीक है मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद मैं, हमारे यहाँ पे स्टेट चल रहा था, हरियाणा में है, तो मैं उस स्टेट में पार्टिसिपेट करने आया। अब वो कहते हैं ना, एक सोनार ही सोने को पहचान पाता है, तो उसी प्रकार से जब मैं फील्ड में उतरा तो मेरे को सबसे पहले जेवलिन का कंपटीशन चल रहा था उस टाइम पे, तो मेरे को जेवलिन देखने को मिला। तो सबसे पहले मैंने जेवलिन को उठाया और थ्रो किया। अच्छा, जब पहली दफ़ा आप इस या ग्राउंड में गए तो आपको सबसे पहले जेवलिन ही दिखा? उससे पहले आप कह रहे हैं नॉर्मल लाइफ से डिसेबिलिटी। नॉर्मल लाइफ से मतलब ये आप बचपन से नहीं है आप? जी नहीं, 2012 में मेरे साथ में एक हादसा हुआ था, जिसकी वजह से मेरा राइट वाला लेग है, वो हिप से लेके और जो थाई है पूरी, वो डैमेज हो चुकी थी ओवर स्पीड से। तो उसकी वजह से क्या हो गई, पैर में शॉर्टनेस आ गई और जो मसल से स्ट्रेंथ पावर है ना, वो खत्म हो चुकी थी। तो उसकी वजह से एक नॉर्मल लाइफ से एक डिसेबिलिटी लाइफ में आया था। तो जैसे मैं घर पे रहता था, जी 2012 की बात है, तो घर पे रहता था, तो वो कहते हैं ना, मोहल्ले पड़ोस के लोग आते हैं देखने, तो एक बेचारा, एक अजीब टाइप का, मतलब ऐसा महसूस कराते थे, एक नेगेटिव थॉट आते थे कि यार ये लोग ऐसा बोल रहे कि शायद मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा अपने लाइफ में। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से बचने के लिए, मैं उन चीज़ों से भागने के लिए, कह सकता हूँ, उन चीज़ों से भाग रहा था। अच्छा, उस समय उन चीज़ों से भागने के लिए घर को छोड़ दिया मैंने। अभी आप जब पैरा ओलंपिक के लिए सेलेक्ट हुए, अभी कैटेगरी 57 में जा रहे हैं आप? जी, इसमें पैरा ओलंपिक्स में होता क्या है कि जैसे किसी की इंजरी के हिसाब से ना उसकी एक क्लास डिफाइन होती है। राइट। कि जैसे आपको कोई भी इंजरी है तो उसी के हिसाब से आपके कंप्यूटर होंगे। जो आपको जैसे आपको हाथ में इंजरी है, हाथ का इंजरी है तो हाथ वाले कंप्यूटर के साथ आप खेलोगे, जिसको पैर में इंजरी है पैर वाले कंप्यूटर के साथ, और जिसको स्पाइन में इंजरी है वो स्पाइन वाले के साथ। लेकिन मैंने अभी तक जितना देखा है जेवलिन को, जी, वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको रनिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत अहम होती है। जितना आप रन करेंगे उतना हम उतना ज़्यादा, हाँ, थ्रो दूर जाएगा। पाएगा। तो आपके तो पैर में इंजरी है, आप थोड़ा डिसेबल है, तो कैसे जो क्या होता है कि हमारे इंजरी के हिसाब से जो क्लासेस होती हैं, तो मेरी क्लास जो है F57 F57 क्लास में क्या होता है कि एक स्टूल होता है रेक्टेंगल टाइप का, जिसकी 73 सेंटीमीटर हाइट होती है। उस पर हमको यहाँ से हिप से लेके बांध दिया जाता है टाइटली, और हम उस पर बैठ के थ्रो करते हैं। उसका अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको डेमो दिखा सकता हूँ, मेरे साथ में है। जी, तो आइए सर हम आपको बताते हैं जेवलिन को। बेसिकली जेवलिन को अगर देखा जाए तो 3 तरीके से पकड़ सकते हैं हम। सबसे पहली ग्रिप होती है ये वाली, ये फिंगर्स को ऐसे रखो, ये फिंगर्स को ऐसे रखा, हाँ, फर्स्ट फिंगर्स को ऐसे रखो, ऐसे होल्ड कर लो, ठीक है। पहली ग्रिप होती है जो। सेकंड ग्रिप होती है जो मिडिल वाली फिंगर्स होती है, इसको ऐसे रखो और इसको यहाँ पर रखो। ये बेसिकली हमारी क्या होता है कि हमें ये ग्रिप फंसानी होती है, हाँ, ये ग्रिप फंसानी होती है। और थर्ड वाली होती है दोनों फिंगर्स के सेंटर पर लेके आना। राइट।
ये थर्ड ग्रिप होती हाँ, है। हाँ, इसमें 3 ग्रिप होती है बेसिकली। हाँ, हाँ, अब इसमें होता क्या है कि जैसे मेरी पर्सनल ग्रिप ये है, मैं ये पकड़ता हूँ, इसको शोल्डर्स पे लो, हाँ, शोल्डर ब्लॉक मारो। इसमें क्या होता है कि हमें पूरा बॉडी का एक मोशन लेना होता है। अगर हम रनिंग में करते हैं तो, अगर हम रनिंग लेके करते हैं उसको, तो एक बॉडी का मोशन लेना होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम अटैक मारते टाइम पर अपना जो चेस्ट है, चेस्ट को निकालेंगे, हाथ को पीछे होल्ड छोड़ेंगे, तो शोल्डर पे लेके आएंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरह से, ओके। इस तरह से थ्रो मारते हैं। अब अगर मैं इसको करना चाहूँ, मैं कौन सी ग्रिप पकड़ूँ जो मेरे को वो हाँ comfortable सूटेबल है आपके ये लिए है, स्टार्टिंग में। ये आपका बेस्ट कितना है? मेरा बेस्ट स्टूल पे बैठ के 44.50 जो 44 कंपटीशन में लगाया मैंने। ओके 44। मेरा कितना जाएगा अभी? देखिए अभी डिपेंड करता है, आपके सामने है, देख सकते चलिए हैं। देखते हैं। रंजीत ने फेंका है, अब मैं एक बार देखता हूँ। ठीक है ये जी जी ये ऐसा ठीक है जी बिल्कुल है? जी। बहुत अच्छे शुरुआत में हिसाब से फेंकते हैं। कुछ शुरुआत में मेरी भी शुरुआत ऐसी ही थी। लेकिन ये फ्लैट क्यों गया ये मेरा? फ्लैट जाने की वजह होती है आइए। कि जिस टाइम पे हमारी फिंगर्स नहीं लग पाती है ना, हाँ। तो उसकी वजह से फ्लैट हो जाता है। इन फिंगर्स के मूवमेंट पे ही काम करता है। हाँ, हाँ, हाँ। अगर आप फिंगर को ऊपर छोड़ दोगे तो ये फ्लैट जाएगा। तो ये फ्लैट ना अगर जाए। अब हमारा इंटरव्यू खत्म होते होते ये मेरा क्या जैसे आपका हाँ, हुआ है हाँ वैसे बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। चलिए एक और ट्राई करते हैं, ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। आप देखिएगा जब जिस टाइम पे आप इसको थ्रो कर रहे हो, तो उस टाइम पे कोशिश करना कि इसको यहाँ तक लैंड कराओ। यहाँ तक आप लैंड। आगे तक मारो हाथ को, हाँ। हाथ को ऊपर से ऐसे घुमा के आगे ओके तक मारो। ओके, यहाँ मैंने इसको शायद ड्रॉप यहाँ पर आप किया है। यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे तो ये फ्लैट जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। इसको यहाँ पर रिलीज मारना आप। चलिए आइए, वहाँ से फेंके या यहीं से फेंकते जहाँ हैं? से आपकी इच्छा है आप चलिए यहीं से फेंकते हैं। चलिए। एक और आप फेंके जरा। देखिए यहाँ पे ले लेते हैं हम इसको, यहाँ पे रख के अब ये ड्रॉप मारेंगे आगे तक, तो ये ज़्यादा बेहतर जाएगा। ठीक है, एक और मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं। जी। ये ठीक आप है? बस इसको आगे तक लैंड कराइएगा, डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, एक और ये फाउल हो गया आई जी थिंक। हाँ, ये फाउल हो जाता ये है। फाउल है। ये फाउल अगर आपका फ्लैट जा रहा है, ये मैं यहाँ पर आई थिंक आप जो इसकी रिलीजिंग है वो बहुत पहले मार रहे हैं। आइए एक और ट्राई करते हैं, लास्ट ट्राई है, और हो सकता है हम दोनों में कौन सा कितना आप जरूर कामयाब होंगे। आप जरूर कामयाब देखते हैं होंगे। हम दोनों में से कौन कितना करता है। जी। आपका बेस्ट है 44। अभी 44.50 कितना क्या होगा हमारा ये? competition में। आपका अभी क्या है कि मैं वर्कआउट कंप्लीट कर चुका हूँ, हाँ, तो उसके बाद में जो बॉडी हमारी है कूल हो जाती है। हाँ, हाँ, तो कूल में हम पावर यूज नहीं कर सकते, सिर्फ हम रिलीजिंग मार के दिखा सकते हैं। रिलीज कर सकते उसकी हैं। वजह है कि जब मसल ठंडी हो जाती है, हम झटका मारते हैं, तो उस मसल्स में इंजरी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, डन, वन मोर टेक। चलिए आप एक और फेंकिए जरा, फिर मैं फेंकता हूँ। आप यहाँ पर रखो जेवलिन को, हाँ। पीछे होल्ड करो, हाथ स्ट्रेट रखो। डन, ठीक है, डन है। ये आप बस कोशिश करो कि इसको आगे तक लैंडिंग हो। ये आगे तक लैंडिंग हो। जी, इसको डाउन नहीं जाना, हाथ को स्ट्रेट रखना है। ये हाँ, ये देखो ग्रिप उठ रही है, ग्रिप को घुमाओ ये यहाँ। हैं? हाँ, बस यहाँ पर टच रखो इसको। डन, चलिए ये देखिए, बहुत अच्छे। ग्रेट, Very और good. मैं जीत गया। ये देखिए तीसरे अटेम्प्ट में आपने में बेटर हो कर लिया गया, जी। यानी कि मैं भी कर सकता हूँ। आसान है, कुछ टफ नहीं है। हाँ। टफ कुछ भी नहीं है दुनिया में। आपके लिए ये स्टूल है जी, राइट? मैं इस आप स्टूल इस पे पर कैसे आप करते हैं जरा? जी, मैं जेवलिन में देता हूँ, कोई मैं इशू दिखाता हूँ, नहीं। कोई- हाँ देखिए बेसिकली जो इंजरी के हिसाब से हमारा ना स्टूल पे हमको बांध दिया जाता है। ये स्टूल है हमारा, ठीक है। इसमें हमको ऐसे बिठा दिया जाएगा, हाँ, हाँ। और प्रॉपरली बेल्ट्स के साथ में बांध दिया जाएगा। ये आई थिंक ये बेल्ट है। हाँ नहीं, बेल्ट रखी है अलग से। ओके, बेल्ट अलग से। ठीक है, तो ऐसे बांध दिया जाएगा। तो हमें सिर्फ इतने हिस्से से थ्रो मारनी होती है। upper आपको सिर्फ अपर जो है ये प्रेशर देना। को। ये देखिए, सिर्फ इतने ठीक है, हिस्से से थ्रो हाँ, मारनी होती है। ये आपका जी। जाता है सीधे, आपको इस पर प्रेशर देना जी, है। ये देना। हमें अपर बॉडी से थ्रो मारनी होती है, लोअर बॉडी हमारी ब्लॉक हो जाती है उस टाइम पे। ठीक है, लोअर बॉडी ब्लॉक होती है, और इस पे ही बेस्ट कितना, यही 44 आपका? 44.50 इस पे नेक्स्ट अभी तक प्रॉपर इंटरनेशनली कितना है? इंटरनेशनली जो पैरालंपिक का भी ट्रायल होता है ओलंपिक्स का, उसमें मैंने 44.50 मार के वर्ल्ड के 5वीं प्लेस प्राप्त की है। और वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट 49 मीटर है। 49 है, और आपका 44 44.50 ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में जी, हैं? पैरालंपिक में वर्ल्ड लेवल पे सब कुछ। वर्ल्ड लेवल पर जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप 4th पोजीशन पर है अभी, अगर देखा जाए तो वो है वर्ल्ड लेवल पर। जी। ये बहुत अच्छा है। उम्मीद कितनी है? देखिए जो भी खिलाड़ी होता है जब ग्राउंड में उतरता है ना, तो उसके आइए। दिल और दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि मुझे मेडल लेना है और अपनी कंट्री को फील प्राउड कराना है। तो वो उस दिन पे डिपेंड करता है कि क्या होता है, खिलाड़ी का दिन होता है, बॉडी अच्छी चलती है या नहीं चलती है, या फिर और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अपना 100% उम्मीद है कि अपनी कंट्री के लिए मेडल लेके आऊँ मैं, पूरे चांसेस हैं।
कितनी प्रैक्टिस कैसे चल रही है, कैसे? प्रैक्टिस अभी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, और जो दोनों मेरे कोचेस हैं वो दोनों मेरे पे प्रॉपर ध्यान भी दे रहे हैं, प्रॉपर सारी चीज़ें मेंटेन भी करा रहे हैं कि वहाँ पे क्या एनवायरनमेंट होगा, क्या खाना है, किस तरह का खाना मिलेगा, किस तरह से आपको वहाँ पे सर्वाइव करना है, इतने दिन रहोगे तो कैसे। डाइट कैसी ले रहे हैं आप? डाइट में अगर देखा जाए तो बेसिकली एक ड्राई फ्रूट्स की डाइट होती है, खाने में होती है, फ्रूट्स की होती है, और ये नॉर्मल डाइट जो होती है खिलाड़ी की। सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन कौन से देश से लगता है अभी अगर देखा जाए? अभी जो चल रहा है मेरी कैटेगरी में है ब्राज़ील के है एक कंप्यूटर 57 में 57, हाँ। ब्राज़ील का एक कंप्यूटर है और ईरान का एक कंप्यूटर है, और जो थर्ड नंबर पे है वो टर्की का है। टर्की, ईरान और ब्राज़ील, इन तीनों को अगर हम देखें, फोर्थ पर इंडिया आ रही है, यानी कि रंजीत आ रहे हैं जी, और उम्मीद है ये फोर्थ के साथ साथ वन पर आएंगे इस बार, है पूरी उम्मीद है कि हम इन तीनों को बीट करेंगे, इन तीनों को बीट करेंगे। इनका बेस्ट कितना है ब्राज़ील का? ब्राज़ील का बेस्ट जो इस साल में उन्होंने बेस्ट लगाया 47 मीटर लगाया है, 47 है। जो ईरान वाले ने लगाया है वो 45 मीटर लगाया है, और जो टर्की वाले ने लगाया है 43 मीटर लगाया है। अच्छा, और प्रैक्टिस कैसे, मतलब प्रैक्टिस में आपके जो शूट हो रहे हैं, थ्रो हो रहे हैं, वो कितने तक जा रहे हैं? देखिए प्रैक्टिस में तो अभी मैं नहीं बताना चाहूँगा कि क्या निकल रहा है निकल रहा है, क्योंकि वो दिन कंपटीशन पर डिपेंड करेगा कि क्या थ्रो निकल रही है। अभी वैसे अपने अंदर से कॉन्फिडेंस है? अपने अंदर से 100% कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं मेडल लेके ही आऊँगा वापस। आपने कोचेस का जिक्र किया, कोचेस ने आपको कब से ट्रेन करना? 2 कोचेस है, कौन आपके? जो कृष्ण कुमार पालीवाल जी हैं, कृष्ण जी हैं, और दूसरे पवन जी हैं। पवन जी हैं जी। ये दोनों किस तरह से आपको, मतलब बात करेंगे अभी कोचेस हाँ, आपसे भी करेंगे, मैं आपको कोच से भी मिलवाऊंगा, सबसे मुलाकात कराऊंगा। तो इन्होंने एक प्रॉपर कहते हैं ना कि खिलाड़ी पे ध्यान रखना हर चीज़ का, कि कितना पानी पीना है, कितने लिमिट से पीना है, कितना खाना है, कितने टाइम पे वर्क करना है, कितने टाइम रेस्ट देना है, और कितने टाइम में उस सेट की रिकवरी हो जाएगी। तो पूरी तरह से इन्होंने तैयार किया है मुझे कंपटीशन के लिए। अब आगे देखते हैं कि वो डे डिसाइड करेगा क्या होता है। चलिए, ये तो अच्छी बात है, और जाहिर है डे ही डिसाइड करता है, लेकिन अभी हम देखें जी, इस बार आपको लग रहा है, अभी कल तो प्रधानमंत्री ने बात भी की, जी, कल प्रधानमंत्री ने बात की है, प्रधानमंत्री ने बात की है, पैरा ओलंपियन से भी बात की है, जी। और अभी हम देखें तो एक देवेंद्र भी हैं, देवेंद्र झांझरिया सर हैं, और वो पहले 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, संदीप चौधरी भी हैं, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट रह चुके हैं। सो ये कैसे एडमायर करते हैं आपको, मतलब ये लोग इनको देख के इंस्पायर करते हैं इंस्पायर किस तरह? ये लोग मेडल लेके आ रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, तो मैं क्यों नहीं ला सकता, मैं भी लेके आऊँगा, मुझे भी मेडल लेके आना है। जब ये लोग मेडल लेके आए तो मुझे भी मेडल चाहिए। जब साथ में प्रैक्टिस करते तो कैसा माहौल रहता है? प्रैक्टिस के साथ साथ हंसी मजाक होता है, काफ़ी हद तक फ्रेंडली भी होते हैं। अगर आप प्रॉपरली ऑफिशियल में जाके प्रैक्टिस कर पाओगे तो एक खिलाड़ी के ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन महसूस हो जाता है कि नहीं यार, ऑफिशियल तरीके से ट्रेनिंग हो रही है, मज़ा नहीं आ रहा। क्योंकि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में आप जियो, फ्रेंडली तरीके से फ्री माइंड होकर प्रैक्टिस करोगे तो उसका कहीं ना कहीं बेस्ट रिजल्ट आता है। प्रेशर कितना है रंजीत? क्योंकि जाहिर है अभी ओलंपिक्स में हमने गोल्ड लिया, और हमने इसी में लिया है, जेवलिन थ्रो में ही लिया है, तो क्या प्रेशर रहता है? और इस बार ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार मुझे ऐसा प्रतीत होता है, पिछले आपने जितने भी ओलंपिक्स देखे होंगे, टूर्नामेंट्स देखे होंगे, पैरा खिलाड़ियों के, पैरा प्लेयर्स के, इतना कवरेज नहीं मिला है मीडिया का, लेकिन इस बार हम मीडिया का कवरेज आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो वो भी प्रेशर है या फिर कितना लग रहा है, क्या लग रहा है? देखिए प्रेशर तो बहुत ज़्यादा मान रहा हूँ मैं भी, कंपटीशन का है, लेकिन जिस टाइम हमारे इंडिया का गोल्ड आया, नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड दिया हमारे देश को, तो एक जैवलिन थ्रोअर में कह सकते हैं एक तरह से जोश आया, चांद तारे लग गए इनमें। जो थ्रोअर्स थे, थ्रोअर का पूरा ग्रुप था, उन्हें चांद तारे लगे कि अपने देश का गोल्ड आया है, और वो भी जैवलिन थ्रो में गोल्ड आया है। तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं एक खुशी है। और उसके बाद में हर जैवलिन थ्रोअर था, सब पे एक प्रेशर था कि यार गोल्ड तुम क्यों नहीं ला रहे हो, तुमसे भी मेडल की उम्मीद है हमें, तुम क्यों नहीं ला रहे हो। तो अब जो भी बंदा मिलता है वो सिर्फ एक ही वर्ड कहता है, भाई लेके ही आना है, गोल्ड ही लाना है, और बस मेडल ही लेके आना है। तो रंजीत भाई, ये देखो, ये जेवलिन तो हम लोगों ने फेंक लिए और प्रैक्टिस भी कर ली प्रॉपर, लेकिन ये जेवलिन जो अगर देखा जाए इनका, जी, ये इनकी कॉस्ट वगैरह क्या होती होगी? देखिए ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जेवलिन नहीं है, ये नोडिक का मेड इन स्वीडन जेवलिन है। ओके। और इसको अगर देखा जाए तो 70,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की इसकी कॉस्ट है एक जेवलिन, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट के उसे मेटल से बना हुआ होता है। अगर जो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग जेवलिन है वो क्या होता है कि जिस टाइम पर फेंकते हैं एक थ्रो में वो मुड़ जाते हैं, बैंड हो जाते हैं, क्योंकि अपने इंडिया में ये वाला रॉ मटेरियल नहीं है और ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता अपने इंडिया में। तो उसमें और इसमें फर्क क्या है? जब हम थ्रो करते हैं तो कुछ मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा मुड़ते हुए जाते हैं, बैंड होते जाते हैं। इसमें क्या है कि एक प्रॉपर टेक्निक पे वर्क करते हैं और एक प्रॉपर एयर के साथ में फ्लाई करते हैं। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं आपके कोचेस क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कहते, कोचेस से भी बात कर लेते हैं। धन्यवाद सर। तो रंजीत तो हमारे साथ है ही, और यहाँ दरअसल प्रैक्टिस अभी इनकी चल रही थी और प्रैक्टिस ओवर हुई है,
हमने भी अब इनके कोचेज़ हैं हमारे साथ, पवन जी हैं हमारे साथ। पवन जी रंजीत को कोच कर रहे हैं और साथ कृष्ण जी हैं हमारे साथ, कृष्ण कुमार पालीवाल जी हैं। ये दोनों कोच हैं रंजीत के ही। कैसा पवन जी, रंजीत की प्रैक्टिस कैसी चल रही है, क्या है? ये प्रैक्टिस अभी इसकी बहुत अच्छी चल रही है। हाँ हाँ। जिस चीज़ की हमें उम्मीद है शायद वो उस चीज़ पे उतरे, अच्छा। और जो थ्रो हमें चाहिए फाइनल में ओलंपिक में, वो थ्रो अभी ये यहाँ पर लगा रहा है। अच्छा, हाँ जी, अभी लग रहा है वैसा? अभी लग रहा है। हाँ, हाँ। और हमें उम्मीद है कि 101%, क्योंकि अभी वेदर भी हमारा और शायद टोक्यो का एक जैसा ही है। वहाँ भी ह्यूमिडिटी। हरियाणा चरम सरकार सीमा ने पे आपको अपॉइंट किया यहाँ पर खासकर रंजीत के लिए? मैं पहले यहीं पोस्टेड था, हाँ, तो अप्रैल में बीच में मेरा ट्रांसफ़र हो गया। उससे पहले मेरे साथ था ये। तो उसके बाद इसने ओलंपिक के लिए ट्रायल दिया जिसमें इसका क्वालिफाई हो गया। ठीक है। तो उसके बाद इसने एप्लीकेशन दी कि मुझे मेरा कोच वापस चाहिए। ओके। तो उसके बाद हरियाणा सरकार ने मुझको दोबारा डेपुटेशन पे, जब तक इसका क्यों रंजीत, ओलंपिक का- अच्छा कोच कर रहे हैं आपने, इसीलिए एप्लीकेशन की थी? देखिए, जब एक आप कोच आपको अच्छा ट्रेन करते हैं तो आपको वास्तव में उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि एक अच्छी गाइडेंस और अच्छा वर्कआउट करने के लिए। तो भाई साहब ने, हम भाई साहब कह के पुकारते हैं, कोई सर नहीं दिक्कत कहते हैं, नहीं। क्योंकि हाँ। एक अपनापन सा महसूस होता है। सर कहने से एक अपनापन नहीं लग पाता है। हाँ हाँ हाँ, वो भी थोड़ा सा, हाँ, दिल से जुड़ाव नहीं हो पाता। अटैचमेंट हो हाँ, पाता attachment, है, हाँ। तो उससे अच्छा महसूस भी होता है। हाँ। तो भाई साहब ने अच्छा वर्कआउट करवाया था, तभी हमें लगा कि हाँ, हमें भाई साहब की जरूरत है। इस समय सब कुछ अच्छे तरीके से करवाया, तो इसलिए हमने अपनी रिक्वायरमेंट रखी कि हमको भाई साहब की जरूरत लेकिन अब आप जब टोक्यो जाएंगे वहाँ पर कोच साहब ही तो नहीं? है। हाँ, कोच साहब साथ में नहीं होंगे, लेकिन उनको मिस तो जरूर करेंगे उस टाइम पे। वहाँ पर तो कैसे करेंगे फिर, क्योंकि देखिए, हाँ इन बताइए। लोगों ने पर जो दिल का कनेक्शन है वो वहाँ तक जुड़ा रहेगा। अच्छा। और स्पोर्ट्स जो है वो दिल का कनेक्शन ही है। हाँ। जब तक दिल से प्लेयर और कोच नहीं जुड़ेंगे तब तक हम ना हो तो उनको वर्कआउट। कृष्ण जी, आप भी कोच कर रहे हैं इनको काफी वक्त से, रंजीत को। तो अभी प्रैक्टिस कैसे चल रही है, क्योंकि ये तो दिल से कनेक्शन है, आपके साथ भी दिल से ही कनेक्शन है। बिल्कुल वैसे ही है। हाँ। जैसे पवन जी ने बोला है, हाँ। उसमें उन शब्दों में कोई भी इधर उधर की बात नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कॉपी पेस्ट कर दिया जाए? कर दिया जाए बिल्कुल एकदम। अच्छा, लेकिन कैसी प्रैक्टिस चल रही है इनकी? प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। बेहतर चल रही है। हाँ, अब जो रिजल्ट मिलेगा वो ऊपर वाला देगा आपको। वहाँ पर वो दिन कैसा रहेगा, वो देखने वाली बात होगी है कि उस दिन में, उस दिन कैसा रहेगा, वो दिन रंजीत के लिए कैसा है, इंडिया के लिए कैसा इंडिया है? के लिए कैसा है। देखिए, हर खिलाड़ी का एक दिन होता है, और वो दिन ही डिसाइड करता है खिलाड़ी के लिए कि खिलाड़ी वास्तव में आज क्या है। हर दिन खिलाड़ी का एक जैसा नहीं होता है। हर दिन खिलाड़ी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है, अपना बेस्ट नहीं दे पाता है। खिलाड़ी की लाइफ में हर दिन बदलता है। तो इसलिए जिस दिन वो कंपटीशन होगा उस दिन डिपेंड होगा कि मेडल आएगा इंडिया के लिए, नहीं आएगा। रंजीत, प्रैक्टिस के अलावा क्या क्या करते हैं, मतलब जेवलिन के अलावा क्या क्या करते हैं? फिलहाल तो अगर देखा जाए तो जेवलिन की सिवा मेरे पे कुछ काम नहीं है। खाना है, सोना है और प्रैक्टिस करनी है, और फिर दोबारा यही चीज दोहराना है। अच्छा, सिर्फ यही मेरा इसके काम। अलावा कुछ नहीं दिखता है? इसके अलावा फिलहाल तो कुछ नहीं है। हाँ, जब तक ओलंपिक में हम जी। मेडल नहीं लेकर आएंगे तब तक कुछ भी नहीं है। नहीं घर पे जाना है, नहीं रिश्तेदारी में जाना है, किसी फंक्शन को अटेंड करना। बस अभी मेन फोकस यही है कि सिर्फ सबसे पहले कंट्री को मेडल दिलाना और प्राउड फील कराना लोगों को। और किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस का राज भी यही है कि डेडिकेशन कितना है? डेडिकेशन, मतलब अपने गेम की तरफ उसका डेडिकेशन कितना है, वही उस प्लेयर की परफॉर्मेंस निर्धारित करता है। और इसका जो डेडिकेशन है वो, मतलब आप जिस लेवल पे अभी ये है, इसने पूरा डेडिकेट किया है अपने जेवलिन थ्रो को। पूरा मन लगा के सुबह शाम 8 से 10 घंटे वर्कआउट करना, पूरा मन लगा के करना, और इधर उधर कोई ध्यान ना देना, सिर्फ अपने वर्कआउट पे फोकस करना। पिछले 3 साल से अपने घर नहीं गया अभी तक। अच्छा, आप पलवल का बल्लभगढ़ बल्लभगढ़ से है ना आप, और आप घर नहीं गए अभी तक? इनफैक्ट आपने तो कह रहे हो कि कोई तभी फंक्शन अटेंड नहीं करूँगा, तब से छोड़ा है, तब से गया नहीं। अभी तक नहीं गया, लेकिन मम्मी पापा से बात तो हाँ, बात होती है, सबसे वीडियो कॉल पे बात होती है, डेफिनेटली सब कुछ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो घर से जिस मकसद से निकला था कि हाँ कुछ बन के ही वापस आना है, तो वो मकसद कहीं ना कहीं अभी मेरा इनकम्प्लीट है। जब तक गोल्ड नहीं आएगा, जब तक मेडल नहीं आएगा तब तक कोई फंक्शन अटेंड नहीं, कुछ नहीं, कोई यारी नहीं, कोई दोस्ती नहीं। सबसे पहले अपना पता है स्पोर्ट्स। कि मेरा बेटा जा रहा है पैरा ओलंपिक हाँ, में, घर वालों को और कितनी उम्मीद है उनको, कितनी है, क्या डेफिनेटली कुछ देखो, कहा है अभी तक बात हुई है? एक फैमिली को बड़ी खुशी होती है कि उनका बच्चा एक मुकाम पे पहुंचता है, और सबसे बड़ी खुशी जब है कि जब वो एक देश को रिप्रेजेंट करने जा रहा है आउट ऑफ कंट्री में। तो मेरे हिसाब से एक खिलाड़ी के माँ बाप को और परिवार को शायद ही इससे बड़ी कोई खुशी मिले, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए जो ओलंपिक होता है ना, वो सबसे बड़ा दुनिया का इवेंट होता है। इससे बढ़कर खिलाड़ी के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि सोते जागते जब भी खिलाड़ी स्पोर्ट्स में उतरता था, उसका एक ही सपना होता है कि सिर्फ मुझे एक बार मौका मिले ओलंपिक खेलने का, अपने तिरंगे को फहराने का, अपने तिरंगे को दिखाने का।
एक मौका मिले तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ या फिर गर्व महसूस कर रहा हूँ कि अपने देश को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ मैं जापान में। आप जब पहली दफ़ा इनको कोच कर रहे थे तो क्या आपको लग गया था कि नहीं लड़के में दम है, ये करेगा या ये अच्छा? स्टार्टिंग से ही जब किसी कोच के पास कोई प्लेयर आता है तो उसका टैलेंट तभी दिख जाता है कि ये कुछ कर सकता है नहीं कर सकता है। तो इसके अंदर डेडिकेशन और लगन इतनी थी कि बहुत ज़्यादा कि मुझे बस इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। ऐसे कहने वाले काफ़ी बच्चे आते हैं पर वो कर नहीं पाते। पर इसका वो मैंने जब देखा कुछ दिनों में तो मैंने देखा कि ये मतलब जैसा बोलता है वैसी मेहनत करता भी है। तो डाइट वगैरह का कैसे ख्याल रखा जाता है, वो भी आप ही रखते हैं या फिर डाइटिशियन अलग से है? नहीं, अभी तो डाइटिशियन हम ही कर रहे हैं इसकी डाइट का डाइट का प्लानिंग कर रहे हैं। कैसे कैसे क्या करते हैं आप, क्या कुछ है इनकी डाइट का बताइए, क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उसकी डाइट भी बहुत ज़्यादा रहती है। क्योंकि प्री वर्कआउट में क्या डाइट लेना है, पोस्ट वर्कआउट में क्या डाइट लेना है, सबका अलग अलग प्लानिंग है कि हमें प्रोटीन कितना कब लेना है और लंच में क्या लेना है, डिनर में क्या लेना है, सब कुछ निर्धारित है और सब कुछ वेल प्लान से चल रहा है। क्या कुछ है इनकी डाइट, कैसे चला रहा है अभी? इनकी डाइट में हम हर तरह के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, किसी भी तरह की कोई कमी ना पड़े उसके लिए बहुत सी चीज़ों को खिलाते हैं। जैसे नारियल पानी हो गया मिनरल्स के लिए, और ग्लूकोज वगैरह हो गया। नींबू पानी तो नहीं देते, और जैसे जो भी है प्रोटीन जूसेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब मतलब टोटली विटामिन और प्रोटीन्स का भरपूर मात्रा में ले रहे हैं। फिटनेस को लेकर कैसे आप लोग इनकी फिटनेस पर ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि एक अपर बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत है। क्या जिमिंग हो रही है या फिर यहाँ पर ही फिटनेस रहती है? नहीं, जिम भी चलता है, फुल वेट ट्रेनिंग है, उसका चार्ट बना हुआ है। और ग्राउंड पे हफ्ते के 3 दिन जंपिंग है, रनिंग है, ABC वर्क है, ये सब अलग अलग तरह की एक्सरसाइजें करवाई जाती हैं। जैसे मेडिसिन बॉल से हो गई, और वेट ट्रेनिंग में जब वेट ट्रेनिंग करवाते हैं उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करवानी है जिससे कि हम जैवलिन थ्रो में अच्छा रिप्रेजेंट कर सकें। फिटनेस में क्या कुछ अभी कर रहे हैं आप? क्योंकि हमारी जब बात हुई थी फिटनेस के लिए डे अलग से निर्धारित किया गया है, डिसाइडेड है, तो वो क्या कुछ रहता है फिटनेस के लिए? अगर बेसिकली देखा जाए तो हम डेली एक फिटनेस का ही पार्ट करते हैं, क्योंकि हम कोई भी वर्कआउट हो या एक्सरसाइज ऐसी नहीं करते जिससे कि बॉडी को गेन हो या बॉडी में अलग से कोई पावर हो। हम जो टोटली वर्क होता है एक स्पोर्ट्समैन का सिर्फ उसी पार्ट्स पे होता है कि जिसको उसकी ज़रूरत हो। तो फिटनेस में आपका मैं देख सकता हूँ कि क्या हाँ, मैं आपको डिप्स मार के दिखा सकता हूँ जिस तरह से हम फिटनेस के लिए यूज करते हैं। क्या कुछ रहेगी बेसिकली अगर आपको देखा जाए तो इस पर? आइए हम दोनों साथ में डिप्स मारेंगे। भाई साहब मैं इतना कुछ नहीं कर पाता, चलिए हम भी मारते हैं। देखिए, एक स्पोर्ट्समैन की और एक नॉर्मल जो जिम वाले लोग होते हैं उनकी डिप्स में बहुत फर्क होता है। तो पहले मैं आपको जिम वाले लोगों की डिप्स बताऊंगा। मेरी बेइज्जती हो जाएगी यहाँ पर। हाँ चलिए ठीक। मैं पहले आपको जिम वाले लोगों की डिप्स बता देता हूँ। जो जिम वाले लोग होते हैं वो हाथों को वाइड करते हैं और ये चीज करके डिप्स मारते हैं। लेकिन जो स्पोर्ट्समैन होता है उसको ये शोल्डर चाहिए, ये बैक चाहिए। तो जितना क्लोज होगा ये चीज, तो इस तरह से फिटनेस ऐसे रहती है। ये रहता है जी। स्पोर्ट्समैन का जितना थ्रो होगा, जितना हाथ क्लोज होगा, क्लोज ये हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जितना आप स्पीड मारेंगे उतना अच्छा आएगा। एल्बो को बाहर नहीं निकालिए, एल्बो को टच रखिए अपने साथ में, एल्बो क्लोज रखिए अंदर की तरफ, एल्बो क्लोज यहाँ। ये ठीक है, राइट। क्या फर्क है जिम में उसमें? वो मसल्स के साइज के ऊपर ध्यान देते हैं, हाँ, और हम मसल्स की स्ट्रेंथ और लेंथ के ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए मैं इतने में थक गया हूँ क्योंकि मैं ना जिम करता हूँ, ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है फिटनेस का भी। तो आप ये कितनी करते हैं डिप्स वगैरह, कैसा? वो डिपेंड करता है कि हमारा वर्क चार्ट क्या है, वर्क चार्ट क्या वर्कआउट कर रहे हैं हम अभी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा क्या चलता है फिटनेस पे? इसके अलावा नॉर्मली वॉकिंग होती है, जिम का वर्क होता है, कोर एक्सरसाइज होती है। फिटनेस अब कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने बताया ब्राज़ील, टर्की और थर्ड ईरान, इन खिलाड़ियों की फिटनेस और इंडिया के फिटनेस क्या डिफरेंस है? देखिए, फिटनेस में तो कुछ खासा डिफरेंस नहीं है। वो मेरे से थोड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छी फिजिक में आप कह सकते हैं। फिजिक में स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ के कल्चर के हिसाब से वहाँ पर डाइटिशियन है उनके पास, प्रोफेशनल तरीके से वो ट्रेन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उनके पास जो फैसिलिटी है अभी जो हमें प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। अभी जो मेरे कोचेस हैं वो अपने एंड से जितनी फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है वो करा रहे हैं मेरे लिए। गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट है, कितना है, कैसा है? गवर्नमेंट की तरफ से देखा है, जब से मैंने क्वालिफाई किया है और सिलेक्ट हुआ हूँ तो हरियाणा सरकार से राशि मिली है मुझे कुछ, ठीक है, जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने ऊपर प्रैक्टिस टाइम में। और फिलहाल तो कोई सपोर्ट नहीं हुआ कि साई ने टॉप्स में डाला है सिलेक्शन के बाद में।
उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं थी किसी की। सिलेक्शन के बाद में साइन ने टॉप्स में डाला, यानी कि आप वहाँ पर जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी जी। और अभी सिलेक्शन के बाद ही हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से भी हम आपको फंडिंग मिली है। फंडिंग मिली है एडवांस में। लेकिन उससे पहले मुझे नहीं लगता है पैरा प्लेयर्स को किसी भी उससे तरह पहले से किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं था। सिर्फ जो प्रदीप यादव थे, उनका एक दोस्त था सतेंद्र, उन्होंने फाइनली मुझे सपोर्ट किया था उस वक्त जब जी। आप नेशनल्स खेल रहे थे या फिर नेशनल अलग-अलग स्टेट खेल रहे थे और जो states तैयारी कर रहा था तब। लेकिन अब जो सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वो स्टेट की हो या फिर हमारी सेंट्रल की सेंट्रल की हो। गवर्नमेंट, वो अच्छा लग रहा है। अब देखिए अब ठीक अच्छा तो रहा है। लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दुख होता है कि इस सपोर्ट को पाने के लिए बहुत सारे खिलाड़ी अपना स्पोर्ट छोड़ देते हैं यहाँ तक आते आते। एक्चुअली हाँ, तो अगर आप टॉप्स में आके आप उनको सपोर्ट कर रहे हो कि वर्ल्ड के लेवल पे आके सपोर्ट कर रहे हो, तो वो सपोर्ट नहीं है मेरे हिसाब से। अगर खिलाड़ी अगर होता है। यही सपोर्ट आपको शायद 2015 शायद 2016 में 18 में मिलती तो आज पहला ओलंपिक मेडलिस्ट होते। मेडलिस्ट होते। आज पहला ओलंपिक नहीं जी। होता, वो आज, मेडलिस्ट होते हैं ओलंपिक्स के। मेडलिस्ट तो ग्रास रूट पे कहीं ना कहीं अगर खिलाड़ी को सपोर्ट मिलती है तो खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन बावजूद उसके ये आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, इनिशिएट अब गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। अब पैरा प्लेयर्स जो हैं उनका भी एक तरीके से भविष्य हम देखें कि हाँ बेहतर हो हाँ, सकता है। और बेहतर। इस बार जब हम टोक्यो जा रहे हैं और टोक्यो से जब वापस आएंगे तो शायद कुछ और बदलाव हो। हाँ बिल्कुल। देखिए अब बहुत ज़्यादा हद तक जो 2016 में रियो में हमारे यहाँ के बहुत सारे मेडल आए थे, पैरालंपिक्स में नॉर्मल के अकॉर्डिंग ज़्यादा मेडल्स आए ठीक थे। है। तो तब से रियो में हम वहाँ तो ज़्यादा बढ़िया रही। जब से पैरालंपिक्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा सरकार ने भी सुधार दिया, बहुत ज़्यादा ध्यान भी दे दिया और बहुत ज़्यादा लोगों का ख्याल भी रखा जा रहा है। और हरियाणा सरकार का खासकर सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है कि वो नॉर्मल को और डिसेबल्ड लोगों को दोनों को एक क्लास में रखती है। ओके, दोनों को सेम फैसिलिटी देती है, हाँ। वो भेदभाव नहीं करती है। अगर नॉर्मल को इतना पैसा है तो पैरा को भी इतना पैसा है। ठीक है ठीक है। मतलब वही facility जो ओलंपियंस को या फिर जो हाँ। प्रैक्टिस कर रहे हैं साई में, जो पैरा जी, जी, नहीं है जी। उनको भी उतना ही फंडिंग दी है, उतना ही सपोर्ट कर रहे हैं जितना उतना ही एक पैरा को प्लेयर्स करते को हैं। कर जी। रहे हैं। ये अच्छा ये हरियाणा सरकार का सबसे प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से खिलाड़ी इतने ऊपर जा रहे हैं हम लोग। और पैरा को काफी हद तक सपोर्ट मिल रहा है। चलिए, उम्मीद कितनी अब हम करें, हम जब अब नेक्स्ट टाइम रंजीत से इंटरव्यू कर रहे होंगे तो हम कहेंगे कि गोल्ड मेडलिस्ट रंजीत से मिल रहे हैं हम। जी जी बिल्कुल, आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं और मैं आपकी उम्मीदों का पूरी तरह से खरा उतरूंगा। अपनी की पूरी उम्मीद मेहनत चल रही है और हर देशवासी का प्यार और आशीर्वाद आप लोगों का साथ रहेगा मुझे, और जरूर मैं अपना मेडल लेके ही वापस आऊँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया रंजीत, धन्यवाद सर। उम्मीद यही है और ऑल दी वेरी बेस्ट। हम उम्मीद यही करेंगे कि मेडल हमारा आए पैरा ओलंपिक्स में, जेवलिन में 57 में। और बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त Thank you, दिया और ऑल दी वेरी बेस्ट भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने पैरा प्लेयर रंजीत से आपको मिलवाया। रंजीत पैरा ओलंपिक में जा रहे हैं टोक्यो, और टोक्यो से जब वापस आएंगे तब भी रंजीत का एक इंटरव्यू करेंगे। उम्मीद यही है कि मेडल ज़रूर रंजीत लेकर आएँ, और उनके कोचेस को भी उम्मीद है, देशवासियों को उम्मीद है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले हफ्ते फिर से आपके साथ और चिट चैट विद स्टार में एक और प्लेयर लेकर हाजिर हूँ। धन्यवाद।